नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपना चल रहा था 19वां पार्ट जैव विविधता एवं इसका संरक्षण के बारे में। आपने इसके 2 भाग कर लिए थे, आज अपन इसका करेंगे अंतिम भाग, यानी 19वां आपके चैप्टर का आपकी साइंस का अंतिम पार्ट है और जिसका अपन आज लास्ट भाग यानी लास्ट पार्ट करने वाले हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इसको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अगर आप इसको अच्छी तरह सुनेंगे तो ही आपको ये याद रह जाएगा और आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आप उन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो चैप्टर का जो ये भाग है ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण भाग भी है ये, इसमें से आपको कई बार प्रश्न पूछे हुए भी हैं और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो देखते हैं आगे अपने को पढ़ना जो है वो है, आज जो अपन पढ़ेंगे वो है जैव विविधता पर संकट। यानी अपन जो जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे थे, जैव विविधता मतलब विशेष क्षेत्र में जीव जंतुओं के बीच पाई जाने वाली जो विविधता होती है या अलग अलग जीवों की जो प्रजातियां, वनस्पतियां, इनकी जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको अपन कहते हैं आम भाषा में जैव विविधता। ठीक है, अब देखो जैव विविधता क्या है, ये धीरे धीरे संकट में आ रही है। इसका कारण क्या है? हालांकि ये क्या है, जीव जंतु और प्रजाति क्या होती है, ये एक चक्कर चलता रहता है। पुरानी प्रजातियां खत्म होती रहती है और नई प्रजातियां जन्म लेती रहती है। लेकिन जैसे अपन बात करें पिछले कुछ कई सालों की बात करें तो ये जो प्रक्रिया है, जो समाप्त होने वाली प्रजातियां हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी समाप्त हो रही है। तो देखो इसका कारण क्या है, प्रकृति में वनस्पति एवं जंतु प्रजातियों का विलुप्त होना अथवा नई प्रजातियों का पैदा होना एक प्राकृतिक घटना है। ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। मतलब नई प्रजातियों का जन्म लेना और पुरानी प्रजातियों का नष्ट होना ये एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन कुछ जैसे अपन बात करें, जैसे कोई स्तनपायी जीव है, वो 400 सालों में माना जाता है कि उसकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाएगी। और जैसे कोई चिड़िया की प्रजाति है वो क्या है, ऐसा माना जाता है 200 सालों में उसकी प्रजाति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब नई प्रजाति आती रहती है और वो समाप्त हो जाती है। लेकिन पिछले कुछ सही सालों में मानव के द्वारा ऐसे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, यानी मानव के द्वारा कुछ बहुत सारी इनकी प्रकृति जो है उनके साथ छेड़छाड़ करने से ऐसी जो प्रजातियां हैं वो बहुत जल्दी समाप्त हो रही है। भारत की बात करें तो भारत में पिछले कई सालों में जैसे एशियाई चीता, जावाइन गैंडा, हिमालयन क्वेल, पिंड हेडेड डक पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। पूर्ण रूप से क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। ये वो जीव हैं जो पिछले कई सालों में क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। अब अपने को ये देखना है कि इस विलुप्त होने के कारण क्या है, ये जो जैव विविधता पर संकट आ रहा है इसका कारण क्या है। तो मेनली आपको ये पॉइंट हैं 8 पॉइंट, इनको ध्यान में रखना है और इसके बारे में आपको अच्छी तरह सुनना है। तो सबसे पहला पॉइंट है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। देखो मानव को छोड़कर बाकी सभी जीव जंतु देखो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। मतलब वो प्रकृति से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई क्रियाकलाप नहीं करते हैं जिससे प्रकृति को कोई नुकसान हो। लेकिन मानव के द्वारा बहुत सारी ऐसी जो घटनाएं की जा रही है जिससे हमारी प्रकृति को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो देखो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, कोई भी जीव जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहता है किसी न किसी रूप में। जैसे पक्षी होते हैं घोंसले बनाकर रहते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो बिल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों पर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्राकृतिक आवास हैं वो उनके। अब क्या करेंगे, मानव ने कुछ पिछले कई सालों में जो प्रगति की है उस प्रगति में क्या है, कृषि वगैरह जितनी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी आवश्यकता भी बढ़ रही है। तो आवश्यकता बढ़ेगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अधिक खेती करनी पड़ेगी, सभी कार्य अपने को बढ़ाने पड़ेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसके जंगलों को और इनको काट रहे हैं। तो जंगल और काटने से उसमें रहने वाले जीव जंतु भी क्या हो जाते हैं, अगर रहने के लिए घर ही नहीं रहेगा तो फिर वो जीव जंतु रहेंगे कैसे। तो जैसे जैसे उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं तो उनकी प्रजातियां भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। ठीक है, तो इसका कारण ये है। जैसे अपन बात करें जो उष्णकटिबंधीय अपने बात की थी वनों की, जो भूमध्य रेखा के आसपास के जो वन हैं वहां पर बहुत अधिक अपने पूरे विश्व की 50% से ज्यादा वनस्पतियां वहां पर पाई जाती है, प्रजातियां वहां पर पाई जाती है। लेकिन वहां पर भी क्या है, वो जो उसकी जो मतलब क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा उपजाऊपन है। तो वहां भी धीरे धीरे उस जंगलों को क्या कर दिया जा रहा है, सीमित करके, और वहां पर खेती ज्यादा की जा रही है, वहां पर फसल की अच्छी पैदावार होती है इसलिए वो उनको काटा जा रहा है। तो ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना मतलब मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक आवासों को
क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। जैसे जंगलों को काट कर वहां फसल उद्योग वगैरह ये लगा रहा है। दूसरा देखो प्राकृतिक आवास का विखंडन। विखंडन का मतलब क्या होता है, उसको तोड़ना, भाग करना, दो टुकड़े करना। तो देखो जैसे जैसे मानव प्रगति कर रहा है तो अपन ये भी देख रहे हैं कि उसमें कई प्रकार के कारखाने लगाए जाते हैं। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए रेल मार्ग, सड़क मार्ग, गैस पाइपलाइनें और इस तरह के बांध बड़े बड़े बनाए जाते हैं। अब वो बांध बनेगा, जैसे एक शहर से दूसरे शहर तक अपने को रेल मार्ग या सड़क बनानी है, तो बीच में जो भी जंगल आएगा उसके बीच में से सड़क काटेंगे या रेल मार्ग बनेंगे, तो उस जंगल के क्या हो जाएंगे, दो भाग। तो फिर उससे भी क्या होता है, जीव जंतुओं को बहुत ज्यादा हानि होती है, उनको नुकसान होता है। इसी तरह वो जो अब जो रास्ता है ट्रेन का या बस का, अब उसके वहां से गुजरेगा तो जंगल में आपको पता है जीव जंतु रहते हैं। अब वो जैसे ही ट्रेन या इसके गुजरने से क्या होता है, उनसे बहुत ज्यादा उनकी जो मृत्यु भी हो जाती है उनके आगे आने से। अपन भी देखते हैं ट्रेन के इनके आगे आने से बहुत से जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो वो अगर मान लो मेन, वो तो सिटी में होता है इतना कम, अगर मेन वो जंगल से गुजरेंगे तो वो उनका तो आवास है, तो वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान होता है इनसे। जैसे प्राकृतिक बांध बना दिया, विद्युत लाइनें जो भेजी जाती है, सड़कें बनाई जाती है, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो ये सारे उसी के क्या है, कारण हैं। उसके बाद देखो तीसरा जो कारण है जलवायु परिवर्तन। अब ये जलवायु परिवर्तन क्या है, देखो इसका मेन कारण है ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस प्रभाव। ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके कारण होता है। देखो अपनी जो पृथ्वी है वो दिन में सूर्य के प्रकाश से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और रात में वापस वो जो किरणें सूर्य की आती है वो धीरे धीरे वापस जाती है और रात को ठंडी हो जाती है। लेकिन ये ग्रीन हाउस में कुछ ऐसी गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो किरणें आ रही है उसको आने तो देती है, लेकिन वापस उसको उसी मात्रा में, जितनी मात्रा में आई उतनी वापस नहीं जाने देती, थोड़ी मात्रा में यहाँ रोक लेती है, जिससे पृथ्वी का क्या है, ताप बढ़ जाता है, धीरे धीरे ताप बढ़ता है। तो ये एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होता है वैसे वैसे जीव जंतुओं को उसके अनुकूल ताप नहीं रहता है तो भी वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो तो ये जलवायु परिवर्तन से भी क्या होता है, जीव जंतुओं को नुकसान होता है। ऐसे अनुमान लगाया जाता है, अगर अपने देखो जो ध्रुव है दोनों, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर क्या है, पूरी की पूरी बर्फ की जो बर्फ की चादरें बची हुई है, वहां के हिमालय पर पूरी बर्फ है, लेकिन धीरे धीरे ताप बढ़ने से उनकी जो बर्फ की मात्रा है वो जल्दी पिघलती जा रही है। ऐसा माना जाता है पृथ्वी का जो सामान्य ताप है उसमें 3.5 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ जाए, ताप अगर बढ़ जाए तो 70%, कितनी, इस पृथ्वी पर रहने वाली 70% प्रजातियां समाप्त हो जाएगी। अगर 3.5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ जाए तो 70% प्रजातियां क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता के संकट का। उसके बाद अगला बात करें पर्यावरण प्रदूषण, इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखो कारखानों से इनसे धुआं निकलता है, उनसे जो गंदा पानी वगैरह निकलता है, तो ये सारे क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एक तो उसके क्षेत्र में जहां लगाएंगे तो वहां पर अपन वनस्पति को नष्ट करना पड़ेगा। दूसरा उसके लिए कच्चे माल के लिए बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं इनसे प्राप्त किया जाता है, उनको नुकसान होता है। तीसरा देखो क्या है कि इनसे जो कीचड़ वगैरह जो गंदा जो पदार्थ निकलता है उसको अपन जिस जमीन पर डालते हैं वो उस जमीन का उपजाऊपन सारा खत्म कर देता है। वहां पर जितने भी छोटे सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वहां के जो छोटी छोटी वनस्पतियां जो भी थी वो नष्ट हो जाएगी, वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं लगेगा। और इसके कारण क्या होता है, इससे जो निकलने वाला जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कई तरह के रसायन होते हैं जो क्या है, अम्ल वर्षा का भी कारण बनते हैं। अब अम्ल वर्षा वैसे ही क्या होती है, नुकसानदायक होती है। अब ये पेड़ पौधों को और इनको वापस जो जलाशय में रहने वाले जीव जंतु उनको और नुकसान पहुंचाएगी। तो ये भी क्या है, इसका एक कारण है जैव विविधता के संकट का। तो देखो 4 कारण देखिए, प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का विखंडन होना, और जलवायु परिवर्तन, और उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, ये मेन कारण है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन। प्राकृतिक संसाधन यानी मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का क्या कर रहा है, अत्यधिक दोहन कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है जो कई तरह की प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है, जिससे जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखो कारण क्या है, उदाहरण के लिए अपन समझें तो कई वर्ष पहले ये जो मेंढक की टांगे हैं ये अमेरिका और यूरोप के कई क्षेत्रों में
खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए वहां पर इसको खाने में काम में लिया जाता है, जिससे कई साल पहले यानी 1983 तक भारत में कई मिलियन टन जो मेंढकों का निर्यात किया जाता था, मेंढकों की टांगों का निर्यात किया जाता था वहां पर उन देशों में। लेकिन हुआ क्या, ऐसे समय में जो बहुत मिलियन जो टन हैं उनकी टांगों का मेंढक का निर्यात किया जाता, तो मेंढक को पकड़कर उसका क्या किया जाता था, उनका मार दिया जाता था। जिससे क्या होता था कि जो धीरे धीरे कई समय में ऐसा हुआ कि मेंढक की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, और मेंढक जिन जीव को खाते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। तो ये क्या हुआ, एक तरह से विपरीत प्रभाव पड़ने लगा जिन कीटों को खाते थे। तो भारत में सन 1987 में क्या किया गया, जो मेंढकों के टांगों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। तो ये भी एक देखो प्राकृतिक घटना, जैसे जैसे उनके जो दोहन किया जा रहा था, उनकी टांगों को खाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, तो मेंढकों की संख्या क्या हो रही, अगर इसी तरह लगातार उपयोग होता रहता तो अभी तक शायद सारे मेंढक समाप्त हो चुके होते। तो इस तरह के कई जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अनियंत्रित मतलब बहुत अधिक क्या करने से, यूज करने से वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक जैव विविधता पर संकट का कारण है। इसके बाद है कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति। देखो किसान पहले क्या करता था, नॉर्मल जो अपनी खेती करता था और साथ में जीव जंतुओं का पालन करता था और सब्जी वगैरह जो लगाने हैं वो लगाता था। लेकिन आज के समय में क्या चाहता है किसान, कि मैं अपने छोटे से खेत में बहुत अधिक उपजाऊ वाली फसल बोऊं, मतलब अच्छी अच्छी किस्में बोऊं, और साथ में ऐसे मवेशी यानी पालतू पशु रखूं जो क्या हो, मुझे अधिक लाभ दे। तो जिससे वो पहले वाली जो प्रजातियां और जो नस्लें थी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अपन जो अनुवांशिकी वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें संकर संतति प्राप्त की जाती है। संकर संतति क्यों प्राप्त की जाती है, जिससे अपने को अधिक लाभ होता है। तो ऐसे जो किस्में हैं फसलों की, जो अच्छी किस्में देती है, यानी जो अच्छी पैदावार वाली किस्में हैं, सिर्फ उन्हीं को ही आज किसान बोता है। और साथ में ऐसे ही जीव जंतु रखता है, जो मवेशी रखता है, जो क्या हो उसे अधिक लाभ दे। तो जो कम लाभ देने वाले हैं या जो पहले की जो देसी जो किस्में थी वो सारी धीरे धीरे क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। इसी तरह की चावल की जो कई फसलें हैं, कई देशों में चावल की ऐसी फसलें बोई जा रही है जो क्या हो रही है, लगातार ऐसी फसलों को अच्छी किस्म से अच्छी किस्म बोई जा रही है। तो धीरे धीरे पहले वाली प्रजातियां क्या होती जा रही है, समाप्त की ओर यानी विलुप्त की ओर बढ़ती जा रही है। इसके बाद है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ये भी एक बहुत बड़ी जो संकट है जैव विविधता का। देखो विदेशी जातियों का आक्रमण का मतलब क्या होता है, बाहर से कुछ वनस्पति या जीव जंतुओं की किस्में लाई जाती हैं और यहाँ पर लगाई जाती है, लेकिन वो क्या करती है, यहाँ पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे अपन बात करें कई समय मतलब भारत में जब ब्रिटिश शासन था उस समय कई दो तरह के पौधे लाए गए थे। तो एक तो था लेंटाना और दूसरा था जलकुंभी। लेंटाना और जलकुंभी दो इस तरह के पादप थे। देखो लेंटाना और एक है जलकुंभी, ये अलग अलग जगह से लाए गए पौधे थे। देखो पहले लेंटाना लाया गया जो ब्रिटेन से लाया गया था। ये पौधा दिखने में इस तरह का था, वहां से लाया गया तो था यहाँ पे लगाने के लिए, लेकिन आज ये इतना इंडिया में फैल चुका है कि ये एक खरपतवार ऐसा पौधा बन चुका है जिसको जीव जंतु खाते नहीं है और ये दूसरे पौधों को लगने नहीं देता है अपने आसपास। तो ये क्या कर रहा है, अब आसपास की जो प्रजाति है उसको समाप्त कर रहा है। तो ये एक विदेशी पौधा था और यहाँ की जो देसी प्रजातियां उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। वहीं एक और पौधा बाहर से जलकुंभी, जिसको लिली वाटर लिली भी कहा जाता है, ये भी बाहर से एक प्रजाति लाई गई थी और ये भी जल के अंदर यानी पानी के अंदर इस तरह से फैल जाती है कि बाकी पौधों को, इनमें पानी में रहने वाले को समाप्त कर देती है। इसी तरह से एक अमेरिका से लाया गया गाजर घास। देखो यहाँ है गाजर घास, देखो गाजर घास, इसको दिखने में ये गाजर जैसा होता है। ये क्या हुआ, अमेरिका से जो गेहूं लाई गई थी, पहले देखो देश में एक देश से दूसरे देश के बीच में इनका अनाज का इनका आदान प्रदान होता रहता है, आयात निर्यात होता रहता है। तो एक बार अमेरिका से जो मतलब अमेरिका से लाई गई जो गेहूं थी उसके अंदर ये बीज आ गया था साथ में और ये लगाया गया। तो ये अब इतना फैल चुका है कि ये क्या करता है, आसपास जितनी भी दूसरी जो पेड़ जो पौधे होते हैं उनको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, उनको पोषक तत्व नहीं पहुंचने देता है और इसको कोई जीव जंतु दूसरा खाता भी नहीं है। तो ये भी क्या एक विपरीत प्रभाव डाल रहा है और इसमें कई तरह के रसायन भी होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो एक बार क्या हुआ, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है अपने भारत का, वहां पर दूसरी जगह से लाके कुछ हिरण, आज से 50 साल पहले कुछ हिरणों को छोड़ा गया। अब देखो वहां पर ये नहीं सोचा गया कि ये जो हिरण है
इनको यहाँ पर खत्म करने वाला कोई भी नहीं है, मतलब इनको खाने वाला, तो संतुलन बिगड़ सकता है। तो वहां पर ये हिरणों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वहां की वनस्पति बहुत ज्यादा वो क्या करने लगे, खाने लगे, तो जिससे वनस्पति क्या होने लगी, समाप्त होने लगी। मतलब हिरण क्या खाते हैं, पेड़ पौधे, तो वो समाप्त होने लगे। तो अंडमान निकोबार में भी तो ये भी एक क्या बन गई थी, समस्या बन गई थी। ये भी एक जैव विविधता पर संकट इस तरह से बन सकता है। उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है, अंधविश्वास एवं अज्ञानता। ये क्या चीज है, देखो अंधविश्वास और अज्ञानता। अब जो कई लोगों में कई तरह की अंधविश्वास बने हैं, जैसे गागरोनी तोता जो आपने नाम सुना होगा, कहा है बोलने वाला तोता है। जो अपन आपने देखी होगी पद्मावती जो पिक्चर, उसके बारे में जो तोते के बारे में जिक्र किया गया है, जो तोता होता है वहां पर जाके वो बोल देता है इस तरह से। तो गागरोनी तोता बोलने के लिए जो फेमस है, ऐसा कहा जाता है। ये एक अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है कि वो बोलता है, लेकिन ये एक अंधविश्वास है कि वो बोलता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में उसको पकड़ा जाता है। और आज उसकी जो प्रजाति है वो लगभग समाप्त के कगार पर है। तो धीरे धीरे जैसे इंसान इसको पकड़ के रखता है, तो वो एक लिमिटेशन में रहता है और उसकी प्रजाति फिर नहीं बढ़ पाती आगे। तो ये कारण ये हो गया। देखो एक तो हो गया गागरोनी तोता, गागरोनी तोता हो गया। दूसरा देखो एक जो पक्षी है अपने यहाँ, घोड़ावण। घोड़ावण जो है, इसको इस तरह से माना जाता है कि इससे एक यौन वर्धन दवाई प्राप्त की जाती है। मतलब इससे एक दवाई प्राप्त की जाती है जिससे इंसान हमेशा क्या रहता है, जवान रहता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये भी एक सिर्फ भ्रम है, अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या है, घोड़ावण को बहुत ज्यादा मात्रा में मार कर ऐसा किया जाता है। उसके बाद में एक राजस्थान में अपने गोयरा, गोयरा नाम सुना होगा। ये क्या है, अपने मान्यता ये है कि ये माना जाता है कि इसकी सांस जो होती है वो जहरीली होती है। तो इसको देखते ही क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। मतलब किसी को इसके सांस की भनक भी लगी, मतलब टच भी कर दिया, तो वो इंसान या कोई भी जीव जंतु है वो मर जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, मात्र एक भ्रम है, मात्र एक अंधविश्वास है, एक अज्ञानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो गागरोनी तोता हो गया, घोड़ावण हो गया, गोयरा हो गया, ये सिर्फ अंधविश्वास के कारण इनकी प्रजातियां क्या हो रही है, संकट की स्थिति में पहुंच रही है। तो ये भी जैव विविधता पर एक संकट का कारण ये भी है। तो ये थे सारे जैव विविधता पे संकट के कारण। देखो प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, प्राकृतिक आवासों का विखंडन होना, जलवायु में परिवर्तन होना, पर्यावरण प्रदूषित होना, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, कृषि एवं वानिकी, मतलब खेती में भी आपको बताया, खेती के साथ व्यवसाय किया जाता है, ऐसी उन्नत किस्में जो लगाई जाती है। विदेशी प्रजातियों का, जैसे विदेशी प्रजाति लेंटेना हो गया, जलकुंभी हो गया, गाजर घास हो गया, ये भी। और अंधविश्वास एवं अज्ञानता। अब आपको क्या करना है, इन पॉइंटों को तो अच्छी तरह याद करना है, बाकी जो आपको मैंने बताया है उसी तरह आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। तो ये थे सारे के सारे कारण जो जैव विविधता के संकट के हैं। तो जैव विविधता संकट के बारे में आपने पढ़ा। अब देखो इसको कम कैसे कर सकते हैं, यानी जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, जो संकट है इसके ऊपर उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो अब पढ़ेंगे जैव विविधता का संरक्षण, यानी जैव विविधता को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं। तो देखो जीवमंडल तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन एवं सामान्य क्रियाशीलता के लिए जंतुओं तथा वनस्पतियों की विविधता बनी रहना आवश्यक है। अगर अपन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना चाहते हैं तो ये जैव विविधता है, इसका संतुलित बने रहना बहुत ही आवश्यक है। इस जैव विविधता का जितना विभिन्न रूप से जितना बड़ा रूप रह सकता है उतना बहुत आवश्यक है। अब देखो इसको देखो, जैव विविधता को संरक्षित करने के दो तरह के, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों तरह से क्या किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरा विश्व मिलकर, और राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश अपना अपना क्या कर रहा है। जैसे अपन पढ़ेंगे अपने भारत के अंदर वैसे क्या किया जा रहा है। तो पहले अपन पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अंदर देखो क्या क्या है। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संघ का गठन किया गया था, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहा जाता है, का गठन किया गया। यहां पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, इसका एक नंबर में पर्सन IUCN का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो इसका नाम है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ। विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ किसका, IUCN का पूरा नाम है। इसको 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसी की बात करें एक रेड डेटा पुस्तक, दूसरा नाम ये महत्वपूर्ण है। रेड डेटा पुस्तक इस प्रकार की बुक है
जिसके अंदर पूरे विश्व का निरीक्षण करके उन प्रजातियों को रखा गया है जो विलुप्त के कगार पर है, उनके आवास के बारे में और उनकी वर्तमान स्थिति कैसी है उसके बारे में, वर्तमान संख्या कितनी है उसको सूचीबद्ध किया गया है, उसके अंदर रखा गया है। यानी रेड डाटा पुस्तक जिसके अंदर विलुप्त कगार पर जो प्रजातियां, लुप्त कगार पर जो प्रजातियां हैं उनके आवास के बारे में, उनकी संख्या के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। तो देखो, एक तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी IUCN और रेड डाटा पुस्तक दोनों ही महत्वपूर्ण पर्सन है यहाँ पे एक एक नंबर के लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं, IUCN ने विश्व की जीव जंतुओं को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया है। जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं 5 वर्ग, वो इसमें भी अपन पढ़ेंगे। जो पहले अपने पढ़ा था, जो चैप्टर नंबर था 12 के अंदर, उसके अंदर अपने पढ़ा था प्राकृतिक जो अपने संसाधन पढ़े थे उसके अंदर। अब यहाँ पर देखो अपने 5 कौन कौन से अलग अलग वर्ग हैं। पहला है विलुप्त प्रजातियां। देखो, इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है और इनके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं। तो अपने को परिभाषा नाम से याद रखना, विलुप्त का मतलब जो खत्म हो चुकी है, जो अब विश्व में इसमें कोई भी प्रजाति अब नहीं बची है, पूरी तरह से पूरे विश्व में समाप्त हो चुकी है। तो वे प्रजातियां जो पूर्ण रूप से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, उन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। जैसे डोडो पक्षी हो गया, डायनासोर हो गया, राइनिया पादप हो गया, ये सारे पहले हुआ करते थे, अब बिल्कुल नहीं है। तो इनको क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजातियां। उसके बाद दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन सी है? जैसे संकटग्रस्त की परिभाषा क्या रखेंगे, ऐसी प्रजातियां जो बहुत ही कम रह गई है, जो विलुप्त के कागार पर है। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त के कागार पर हैं, अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी विलुप्त हो जाएगी। संरक्षण मतलब इनको नहीं बचाया गया तो ये भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसमें कौन कौन सा आता है, जैसे बाघ, चीता, बगेरा, सर्पगंधा, गेंडा आदि। ये क्या है, बहुत कम रह गई है अब संख्या। अगर इनको सही तरीके से नहीं बचाया गया तो ये भी क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद में अगला है अति संवेदनशील प्रजातियां। अति संवेदनशील मतलब होता है कुछ विशेष स्थान पर ही रह गई है, अब पूरे विश्व में नहीं है, कुछ विशेष स्थान पर ही उनकी बहुत कम संख्या रह गई है। इसको भी अगर सही तरीके से बचाया नहीं गया तो ये जल्दी संकटग्रस्त हो जाएगी और फिर विलुप्त भी हो सकती है, अगर इनको सही तरीके से नहीं बचाया गया तो। इसके बाद अगला जो है दुर्लभ प्रजातियां। दुर्लभ प्रजातियां कौन सी होती हैं? वे प्रजातियां जो क्या है, बहुत कम रह गई है या किसी विशेष स्थान पर ही रहेगी। देखो, अति संवेदनशील प्रजातियां मतलब जो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन इनका जल्दी से क्या नहीं किया गया, बचाया नहीं गया, तो ये संकटग्रस्त हो सकती है। मतलब संकटग्रस्त के कागार पर है लेकिन संकटग्रस्त से थोड़ा सा ज्यादा है। और ये जो दुर्लभ प्रजातियां हैं ये विशेष क्षेत्र में सीमित रह गई है, अगर इनको भी नहीं बचाया गया तो ये भी क्या हो सकती है, विलुप्त हो सकती है। जैसे अपन बात करें इसके अंदर अति संवेदनशील में जैसे याक, नीलगिरी लंगूर, कोबरा आदि आते हैं। वहीं बात करें दुर्लभ प्रजातियों की, जैसे लाल भेड़िया हो गया, हेनान गिब्बन हो गया, ग्यावान गेंडा हो गया, ये क्या है, दुर्लभ प्रजातियां हैं। मतलब एक विशेष स्थान तक सीमित रह गई है, बाकी जगह नहीं है ये। अगर वहां पर इनको संरक्षित नहीं किया गया तो ये विलुप्त हो सकती है। इसके बाद में अंतिम जो है अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। अब बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जिनके बारे में अभी अपने को पता ही नहीं है। अब हो सकता है वो संकटग्रस्त हो सकता है वो बिल्कुल विलुप्त के कागार पर हो, लेकिन उनके बारे में अपने को जानकारी नहीं है, तो इसलिए अपन उसको क्या नहीं कर सकते, उसको संरक्षित करने का किस तरह से उसके आंकड़े पहले प्राप्त करें, किस तरह से उनकी जानकारी प्राप्त करें, पहले वो करना पड़ेगा। तो देखो, अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां कौन सी है जिनके बारे में अपने को क्या है, अभी पता नहीं है कि वो कितनी मात्रा में अपनी पृथ्वी पर कितनी संख्या में मौजूद है। ठीक है, तो उन प्रजातियों को अपन कहते हैं अपर्याप्त ज्ञात जातियां। लेकिन हो सकता है वो संकट के कागार पर भी हो, यानी हो सकता है विलुप्त के कागार पर हो वो, लेकिन इसके बारे में अपने को जानकारी नहीं है। तो ये आपने देखा सबसे पहले जैव विविधता संरक्षण का आवश्यकता अपने को क्यों है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए जैव विविधता बहुत ही आवश्यक है। अब इसके जो प्रयास है इसको बचाने के, वो दो तरीके से किए जाते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। अब कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्या प्रयास हैं उसके बारे में लिखना है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रयास में आपको ये चीजें लिखनी है। इसके अलावा जो देशों, ये लिख दिया इसके बारे में कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ बनाया गया है, ठीक है। रेड डाटा पुस्तक लिखी गई है जिसके अंदर विलुप्त जातियां, उनके आवास के बारे में, उनकी संख्या के बारे में लिखा गया है। और IUCN ने इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां, अति संवेदनशील प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां और अपर्याप्त ज्ञात प्रजातियां। इनकी परिभाषा और इनके ये उदाहरण लिखने हैं। इसके बाद में कई तरह के और सम्मेलन और
कई तरह की संधियां भी हुई है, जिसके अंदर विश्व की जो जैव विविधता को बचाने के कई प्रयास, कई नियम भी बनाए गए हैं। तो ये था अंतरराष्ट्रीय जो प्रयास है जैव विविधता को संरक्षित करने का। तो देखो जैव विविधता संरक्षित करने के अपने अंतरराष्ट्रीय प्रयास देखिए। अब अपन देखते हैं राष्ट्रीय प्रयास, यानी राष्ट्रीय प्रयास में अंदर बात करें तो भारत, यानी अपने भारत की बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जैव विविधता एक्ट 2002 में एक कानून बनाया गया था, जिसका नाम है जैव विविधता एक्ट 2002, जिसके अंदर क्या है, कुछ उद्देश्य, 3 मुख्य उद्देश्य रखे गए थे। इस जो एक्ट बनाने के 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था जैव विविधता का संरक्षण करना, सबसे मेन उद्देश्य तो यही था। दूसरा था जैव विविधता का ऐसा उपयोग, मतलब इस तरह से जैव विविधता का उपयोग करना कि उसको लंबे समय तक अपन उपयोग कर सके। मतलब जैव विविधता को इस तरह अपने को उपयोग तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा उपयोग करना कि उसको लंबे समय तक उपयोग में ले सके। और इस तरह से जैव जो संसाधन है, जैव संसाधन का उपयोग इस तरह से करना कि सबको समान मात्रा में उसका उपयोग मिल सके। अब ऐसा तो है नहीं है किसी विशेष लोगों को ही चाहिए, तो पूरे सभी लोगों को चाहिए सभी स्थानों पर, तो सभी स्थानों के लिए क्या है, सभी को लाभ मिल सके, इस तरह से जैव संसाधनों का उपयोग करना। तो ये 3 क्या थे, इसके उद्देश्य थे जैव विविधता एक्ट 2002 जो बनाया गया था। अब देखो इस एक्ट में, जैव विविधता एक्ट के अंदर ही 3 स्तरीय संगठन भी बनाए गए थे, जिनका प्रावधान किया गया। 3 स्तरीय, यानी 3 अलग अलग स्तरों पर इसके संगठन बनाए गए। पहला जो स्तर था वो राष्ट्रीय स्तर था। राष्ट्रीय मतलब बात करें तो पूरे देश के स्तर पर एक जो बनाया गया था वो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA कहलाता है, जो किसके ऊपर था, राष्ट्रीय प्राधिकरण, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर था राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मतलब पूरे देश के स्तर पर। उसके बाद में दूसरा आता है राज्य स्तर पर, यानी पहले देश में पूरे में कहा गया कि आप इसको सुरक्षित करें, इसके लिए एक आपको प्राधिकरण बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया। दूसरा राज्य स्तर पर था, जिसके लिए जैव विविधता बोर्ड बनाया गया, इसके लिए एक जैव विविधता बोर्ड बना दिया गया, राज्य जैव विविधता बोर्ड। और तीसरा था स्थानीय स्तर पर, मतलब राज्य के बाद में अलग अलग स्थानों पर अपन बात करें तो स्थानीय स्तर पर भी इनका क्या करना चाहिए, मतलब बचाने के प्रयास के लिए एक जो इसके लिए जो नियम बनाया गया वो जैव विविधता प्रबंध समितियां बनाई गई है। प्रबंध समितियां, यानी जैव विविधता बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां बनाई गई है, जिससे जैव विविधता को बचाया जा सके। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पे एक और है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का गठन 2 जून 2010 को हुआ। एक अधिकरण, यानी कह सकते हैं कानून का गठन किया गया, कानून बनाया गया 2 जून 2010 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में, जिसका मुख्यालय भोपाल में। अब देखो ये क्या चीज है, अब देखो जैसे कोई अपराध करता है या कोई मतलब गलत कदम उठाता है, कोई अपने कानून के खिलाफ कार्य करता है, तो उसको उच्च न्यायालय में सजा दी जाती है, मतलब कोर्ट में सजा दी जाती है। लेकिन जैव विविधता से संबंधित कोई अपराध करता है तो उसकी सुनवाई कोर्ट में न होकर इस नियम के अनुसार होती है। यहाँ पर उसकी अपील की जाती है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंदर, NGT के अंदर उसकी अपील की जाती है। वहां पर ही उसका क्या किया जाता है, पूरी तरह से केस चलता है। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या कह सकते हैं, अलग तरह का कोर्ट है जो जैव विविधता के लिए बनाया गया है। इसके बाद में देखो जैव विविधता के संरक्षण के प्रकार, 2 प्रकार हैं यहाँ पर जैव विविधता संरक्षण के, एक है स्वस्थानीय और एक है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय मतलब क्या होता है, देखो स्थान विशेष पर जीव जंतु, जहां पर देखो सभी जीव जंतु क्या होते हैं, अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं, मतलब जंगलों में, इनमें घोंसलों में, इनमें रहना वो पसंद करते हैं। तो क्या किया जाता है, स्व स्थानों में उन्हीं को ही क्या कर दिया जाता है, वहां पर सुरक्षा प्रदान करके जो जीव जंतु वहां पर सुरक्षित रह सके और वो अपनी जीवन यापन आसानी से कर सके, वहां पर किसी तरह का कोई शिकार नहीं कर सके, कोई दूसरे यानी मानव वहां पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाले, इसके लिए वहां उसको क्या किया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है उस स्थान को। तो देखो ऐसा संरक्षण जो प्राकृतिक आवासों में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी यहां पर देखो ये तो समझ में आ गया ऐसा प्रकरण। यहां पर देखो प्रदत्त अनुरक्षण मतलब मानव द्वारा उसको सुरक्षित किया जाता है, उनकी सुरक्षा प्रदान की जाती है, वो कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। यानी जो जीव जंतु अपने, जैसे कोई मान लो क्षेत्र विशेष है, जंगल है, वहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं, बस ये है कि वहां पर उस जंगल को पूरा सुरक्षित कर दिया जाता है, उनकी मानव द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती है ताकि जीव जंतुओं को शिकार नहीं करे, वहां पर पेड़ पौधे नहीं काटे, इस तरह के जो क्रियाकलाप होते हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। इसके अंदर इसके तहत जो क्षेत्र आते हैं वो आता है जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र,
राष्ट्रीय उद्यान जो अपने राजस्थान के अंदर 3 है, अभ्यारण्य और संरक्षित रिजर्व ये बना दिए जाते हैं जहां पर फिर जीव जंतुओं को उनको संरक्षित रखा जाता है। तो देखो ये जो क्षेत्र हैं, जीव मंडल रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा संरक्षित रिजर्व, ये देखो स्वस्थानीय कहा जाता है क्योंकि वो जो स्थान है जीव जंतु वहां पर रह रहे हैं वो उनका खुद का स्थान है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाता, बस उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र है वो कितने हैं? 14 जीव मंडल रिजर्व क्षेत्र भारत के अंदर है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 99 राष्ट्रीय उद्यान है भारत के अंदर। अभ्यारण्य की बात करें तो टोटल भारत के अंदर 523 अभ्यारण्य है। और संरक्षित रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो 47 संरक्षित रिजर्व क्षेत्र हैं भारत के अंदर। ठीक है, तो ये था देखो राष्ट्रीय प्रयास किस तरह से किए जा रहे हैं। ठीक है, इनके जो जीव विविधता एक्ट कानून बनाया गया है 2002, इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, और इसके कौन से स्तर का संगठन किया गया, किस किस स्तर पर क्या क्या संगठन किया गया, वो इस तरह से। अब यहाँ पर है जैव विविधता स्तर के जो प्रकार हैं, जैव विविधता संरक्षण के जो प्रकार हैं, वो पहला है स्वस्थानीय और दूसरा अपन पढ़ेंगे बहिस्थानीय। तो आपको अगर प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो फिर आपको ये बड़ा प्रश्न पूरा लिखना है। अगर आपको पूछे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, तो फिर आपको 2 ही प्रकार लिखने हैं, एक तो लिखना है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय आपने देख लिया, इसको ही आपको डिटेल में लिखना है, बस इसकी जानकारी पूरी लिख देनी है। और बहिस्थानीय अब देखते हैं। तो अपन देख रहे थे इसके बारे में जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। तो पहला प्रकार था स्वस्थानीय संरक्षण, इसके बारे में आपने देख लिया था। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है उसी स्थान पर, यानी जिस स्थान पर वो जीव जंतु या वनस्पति रहते हैं उसी स्थान पर उनको संरक्षित किया जाता है, उनके प्राकृतिक आवासों में उनको संरक्षित किया जाता है। जबकि बहिस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है, इसके अंदर क्या होता है, इस विधि में संकटग्रस्त पादपों व जंतुओं प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है। मतलब उनको प्राकृतिक आवास में नहीं, कृत्रिम आवास में क्या किया जाता है, उनको संरक्षित प्रदान किया जाता है। मतलब उनको प्राकृतिक, अब ऐसे बहुत ज्यादा संकटग्रस्त हैं तो उनको वहां पर नहीं छोड़ा जाता, उनके प्राकृतिक आवास में किसी कृत्रिम में उसके अनुकूल बनाकर वहां पर उनको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। देखो इसके लिए क्या है, वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण के लिए, यानी पेड़ पौधों इनकी प्रजातियों को बचाने के लिए वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक और उत्तक संवर्धन प्रयोगशालाएं बनाई गई है। मतलब जिससे कोई पेड़ पौधा है वो संकटग्रस्त की स्थिति में है तो उनको बचाने के लिए क्या किया जाता है, उनको संरक्षण करने के लिए वानस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं, बीज बैंक बनाए जाते हैं और उत्तक संवर्धन प्रयोगशालाएं बनाई जाती है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। वहीं बात करें जंतुओं के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के इनके लिए, तो चिड़ियाघर बनाए जाते हैं जहां पर उनको संरक्षित किया जाता है। एक्वेरियम बनाए जाते हैं, एक्वेरियम मतलब जहां पर जलीय जीव वगैरह को रखा जाता है वो एक्वेरियम होते हैं। इनको बनाया जाता है ताकि वहां पर उनको क्या किया जा सके, संरक्षित किया जा सके और उनके अनुकूल उनको खान पान, उनका जो मतलब टेम्परेचर वगैरह उन्हीं के अंदर उनको संरक्षित किया जा सके। इन्हीं के द्वारा इनके जो बीज होते हैं, ठीक है, या इनके जीव जंतुओं के शुक्राणु होते हैं, इनको एक विशेष ताप पर और विशेष तरीके से इनको संरक्षित किया जाता है ताकि इनका क्या कर सके, इनको संरक्षित कर सके। तो इस तरह से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, तो 2 प्रकार है, स्वस्थानीय और बहिस्थानीय, आपको दोनों के बारे में लिखना है। जबकि आपसे पूछे राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास है जैव विविधता संरक्षण के, तो फिर आपको वो पीछे वाला पूरा लिखना है। तो ये था आपका पूरा 19वां चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो ये था आपका पूरा विज्ञान का पूरे सारे सब्जेक्ट जो चैप्टर रिवाइज सिलेबस के अनुसार आज अपने कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारे के सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक कमेंट आपको पूरी विज्ञान के लिए जरूर करके बताना है कि आपको विज्ञान कैसी लगी, अच्छी तरह समझ में आई या नहीं आई। आगे से अपन वीडियो में इसके टेस्ट की बात करेंगे जिसमें अपने को विज्ञान का मिलेगा जो टेस्ट है वो अपन बात करेंगे, जिसके अनुसार आप चैप्टर वाइज जिस अनुसार देना चाहते हैं उस अनुसार दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।